सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला लगेच सांगेन. चला मग आपण स्टार्ट करूया आपल्या टॉपिकला. तर सर होस्ट बनवतील. ड्युटीज कडे आपण एक बेसिक इन्फॉर्मेशन घेऊन आपण सगळ्या ड्युटीज आपण डिस्कस करून घेऊया. आता ज्यांनी आता अभ्यासाला सुरुवात केलेली असेल किंवा काही नाही केली नसेल, ज्यांनी केलेली असेल आता ते कशा प्रकारे स्टडी करत आहेत, तुमची स्ट्रॅटेजी काय, प्रत्येकाची स्ट्रॅटेजी वेगळी असते, ठीक आहे. पण मी तर एवढं तुम्हाला सांगेल, जास्तीत जास्त वेळ तुम्ही देणं गरजेचं आहे. एमपीएससी युपीएससी अशा एक्झाम्स आहेत जिथे तुम्हाला टाइम जास्त देणं गरजेचं आहे. हा येस सर, डन. ठीक आहे, अशा एक्झाम्स आहेत जिथे तुम्हाला वेळ देणं गरजेचं आहे जास्त करून. जे तुम्हाला रिडिंग बेस्ड जास्त गोष्टी आहेत दॅन दॅट ऑफ लाईक बँकिंग सारखी एक्झाम नाही. बँकिंग मध्ये काय असतं, तुम्हाला जनरली यू हॅव टू प्रॅक्टिस अ लॉट, यू हॅव टू सॉल्व क्वेश्चन्स, यू हॅव टू प्रॅक्टिस रिझनिंग, प्रॅक्टिस मॅथ्स, प्रॅक्टिस इंग्लिश. बट हिअर द मॅटर इज नॉट लाईक दॅट. फंडामेंटल तुम्हाला इथं कसं वाचायचंय, फंडामेंटल ड्युटीज तुम्हाला समजून घ्यायचं, वाचून समजून घ्या. नुसतं वाचून पुढे जाणं याला काय अर्थ नाहीये, ठीक आहे. नाहीतर असे तर मग 5-5 वर्षापासून ही मुलं अभ्यास करतायत, 6-6 वर्षापासून अभ्यास करतायत. पण नुसतं वाचायचं आणि वाचून फक्त काय पुस्तक, मी एक पुस्तक संपवलं झालं असं नाही. तुम्ही ते पुस्तक वाचल्यानंतर तुम्ही ते किती पर्सेंट तुम्हाला त्याच्यातून लक्षात आहे. त्यासाठी काय असतं की तुम्हाला मग जसं क्वेश्चन प्रॅक्टिस पण थोडीफार करायची, जेणेकरून तुम्हाला जे वाचलेलं ते लक्षात राहतं. कारण ते पण त्याशिवाय लक्षात राहत नाही. तुम्हाला क्वेश्चन पेपर हा प्रत्येकाचा तुम्हाला अटेम्प्ट करायचा, पण अजून नाही, जसं तुमचा सिलेबस वगैरे पुढे जाणार त्या अकॉर्डिंग. फंडामेंटल ड्युटीज बघा, दो द राईट्स अँड ड्युटीज ऑफ द सिटीजन्स. राईट्स अँड ड्युटीज ऑफ द सिटीजन्स आर कोरिलेटिव्ह अँड इनसेपरेबल. जसे कोरिलेटिव्ह आहेत, मला मी सांगितलं होतं, फंडामेंटल राईट्स आणि फंडामेंटल ड्युटीज कोरिलेटिव्ह यांना त्यांनी म्हटलेलं आहे, ठीक आहे. म्हणजे जनरली काही जे आपले घटनाकार होते त्यांनी तर असं सांगितलं होतं की सिटीजन्स फंडामेंटल ड्युटीज जे आहेत ना, की फंडामेंटल ड्युटीजला एक घटनात्मक स्वरूप देऊन, घटनात्मक ते त्यांना स्वरूप आहेच, पण त्यांना फंडामेंटल राईट्स मध्ये ऍड करून घ्यायला पाहिजे असं त्यांचं काही म्हणणं होतं, ठीक आहे. म्हणजे जेणेकरून लोक अजून त्याला जास्त चांगल्या प्रकारे फॉलो करणार. सो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये या ड्युटीज नव्हत्या, ड्युटीज नंतर ऍड केल्या गेल्या. ड्युटीज ऍड करण्यासाठी एक 42nd अमेंडमेंट ऍक्ट पास केली गेली होती 1976 मध्ये. तेव्हा मग ह्या ड्युटीज ऍड केल्या गेल्या होत्या. जेव्हा 42वी घटना दुरुस्ती झाली 1976 मध्ये, त्यावेळेस ओरिजिनली 10 ड्युटीज ऍड केल्या गेल्या होत्या. जे 10 ड्युटीज होत्या, तुम्हाला मी पुढे वन बाय वन सगळं सांगेलच. So in other words, the framers of the Indian Constitution did not feel it necessary to incorporate the fundamental duties of the citizens in the Constitution. सुरुवातीला यांना असं काही वाटलं नाही की या ड्युटीज आपण कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये ऍड कराव्या, म्हणून ते ऍड केल्या गेल्या नव्हत्या. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये या नव्हत्या, या नंतर आल्या. सो म्हणून दे इनकॉर्पोरेटेड द ड्युटीज ऑफ द स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक आहे. म्हणजे त्यांनी पहिले काय केलं होतं की हे ज्या ड्युटीज होत्या ना, यांनी डीपीएसपीच्या स्वरूपामध्ये त्यांना कन्सिडर केलं होतं ड्युटीजला पहिले सुरुवातीला. पण नंतर 76 मध्ये फंडामेंटल ड्युटीज जे होत्या सिटीजनचे ऍड केल्या गेल्या घटनेमध्ये. 42वी घटना दुरुस्ती, लक्षात घ्या ही घटना दुरुस्ती महत्वाची आहे. आणि या कोणी रिकमेंड केल्या होत्या ते पण तुम्हाला पुढे सांगेल. कोणती कमिटी अपॉइंट केली गेली होती, ज्या कमिटीने ही रिकमेंडेशन केली की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये ड्युटीज ऍड केल्या गेल्या पाहिजेत, ठीक आहे. जनरली 2002 मध्ये अजून एक ड्युटी ऍड केली गेली, 86वी घटना दुरुस्ती केली गेली होती 86. ज्या टोटल 10 ड्युटीज होत्या त्याच्यामध्ये +1 झाली, म्हणजे 11 झाल्या नंतर. ती 11वी कधी ऍड झाली, 2002 मध्ये 86वी घटना दुरुस्तीद्वारे. त्यामध्ये बघा त्यांनी काय म्हटलं की फंडामेंटल ड्युटीज जे आहेत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मधल्या, ते आपण कुठून घेतल्या, USSR, युनायटेड स्टेट्स ऑफ सोव्हिएत रशिया किंवा सोव्हिएत रिपब्लिक, यांच्याकडून आपण ड्युटीज घेतल्या. सर्वप्रथम यांच्याकडे ड्युटी होत्या. नंतर मग यांच्यानंतर ज्या काही मेजर डेमोक्रेसीज आहेत जगातल्या, जसं की अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक आहे, स्पेसिफिकली यांनी लिस्टमध्ये ऍड केल्या ड्युटीजला. सिटीजनच्या ड्युटीजला त्यांनी घटनेमध्ये ऍड करायला सुरुवात केली. त्यानंतर जपानीज कॉन्स्टिट्यूशन ही अशी एकमेव कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मानली जाते जगामधली, ज्यांच्या घटनेमध्ये लिस्ट ऑफ ड्युटीज दिलेल्या आहेत सिटीजनच्या. यांनी फक्त हो म्हटलेलं आहे की हो आम्ही इम्प्लिमेंट करतो, ठीक आहे. पण याच्यामध्ये ओनली काय, एकमेव अशी घटना आहे जगाची जिथे तुम्हाला लिस्ट ऑफ ड्युटीज तुम्हाला सापडेल. इथे लिस्ट वगैरे नाही, फक्त त्यांनी ऍक्सेप्ट केलेले आहेत. सोशलिस्ट कंट्रीज ऑन दी कॉन्ट्ररी give equal importance to the fundamental rights and duties of their citizens.
ज्या सोशलिस्ट कंट्री होत्या रशिया सोबत, ज्या काही बाकीच्या रशियन ज्या कंट्रीज होत्या, आता USSR मध्ये पहिले 15 देशांचा ग्रुप होता. जसं USA 50 राज्यांचा ग्रुप आहे, त्या प्रकारे हा 50 देशांचा ग्रुप होता. म्हणजे USA पण 50 देशांचाच ग्रुप आहे. त्या प्रकारे या ड्युटीज ज्या होत्या त्यांनी ड्युटीजला किती इम्पॉर्टन्स दिलं सोव्हिएत कंट्रीजने? फंडामेंटल राईट्स सारखं त्यांनी इम्पॉर्टन्स दिलं होतं. जितकं इम्पॉर्टन्स फंडामेंटल राईट्सला आहे, तितकं इम्पॉर्टंट फंडामेंटल ड्युटीजला राहणार, असं सोशलिस्ट कंट्रीजने सांगितलं. त्यानंतर USSRच्या कॉन्स्टिट्यूशनने डिक्लेअर केलं की ज्या नागरिकांच्या ज्या ड्युटीज आहेत, म्हणजे सिटिझन्स एक्सरसाइज जे आहे ऑफ देअर राईट्स अँड फ्रीडम्स वॉज इनसेपरेबल फ्रॉम द परफॉर्मन्स ऑफ द ड्युटीज अँड ऑब्लिगेशन्स. ते काय आहेत? सिटिझन्स एक्सरसाइज जे आहे त्यांच्या राईट्सचे आणि फ्रीडमचे वॉज इनसेपरेबल फ्रॉम द परफॉर्मन्स ऑफ द ड्युटीज अँड ऑब्लिगेशन्स. म्हणजे इनसेपरेबल, त्यांना परफॉर्म करावं लागतील नागरिकांना ड्युटीज. त्या ड्युटीसाठी काही अशी पनिशमेंट नाही आहे कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये की जर समजा ते व्हायलेट झाले तर गव्हर्नमेंट पनिश करणार, ठीक आहे. पण करू शकतं, मग IPC कोड वगैरे तो लावून ते करू शकतात पनिश. ते वेगळे क्लॉजेस आहेत पनिश करण्याचे. आता स्वरण सिंग कमिटी जी होती, स्वरण सिंग कमिटीनेच फंडामेंटल ड्युटीज घटनेमध्ये ऍड करण्यासाठी सांगितलं, शिफारस केली होती. ठीक आहे. म्हणजे ही कमिटी जी होती स्वरण सिंग, ही कमिटी कधी अपॉइंट केली गेली होती? 1976 मध्ये. काँग्रेस पार्टीने ही कमिटी सेटअप केली होती फंडामेंटल ड्युटीजला ऍड करण्यासाठी. मग याच्यावर स्टडी केला की आपल्या ह्या घटनेमध्ये ऍड केल्या गेल्या पाहिजे की नाही केल्या गेल्या पाहिजे. यानुसार मग त्यांची नेसेसिटी वाटली त्यांना आणि त्यांनी ऍड करून घेतल्या. सो इंटरनल एमर्जन्सी पण त्या काळामध्ये लागू केली गेली होती 75 मध्ये. त्यामुळे मग त्यांना असं वाटलं की नाही, हे लावणं गरजेचं आहे ड्युटीज. सो मग कमिटीने काही शिफारशी सांगितल्या. त्यांनी हे सांगितलं की फंडामेंटल ड्युटीजचं घटनेमध्ये सेपरेट चार्ज जे आहे ते ऍड केले गेले पाहिजे, इन्क्लूड केले गेले पाहिजे. त्यांनी आपण स्ट्रेस दिला की सिटिझन जे आहेत ते कॉन्शियस बनले पाहिजे. त्यांचे जसे ते ज्या प्रकारे त्यांचे राईट्स ते एन्जॉय करत आहेत, त्यांचे फंडामेंटल राईट्स वगैरे, त्या प्रकारे त्यांनी ड्युटीज देखील चांगल्या प्रकारे त्यांनी परफॉर्म कराव्या. ओके, त्यांना ते म्हणजे निश्चितपणे त्यांनी परफॉर्म कराव्या हे त्यांनी याच्यामध्ये सांगितलं होतं. काँग्रेस गव्हर्नमेंटने मग सेंटरला हे या रिकमेंडेशन ज्या होत्या हे त्यांनी ऍक्सेप्ट केल्या सेंटर लेवलला, आणि त्यांनी 42वी घटना दुरुस्ती पास केली पार्लिमेंटमध्ये 1976 मध्ये. हा कायदा पास केला, 42वा घटना दुरुस्ती कायदा. आणि त्यानुसार नवीन पार्ट आपल्या घटनेमध्ये ऍड झाला, तो म्हणजे पार्ट 4A. पार्ट 4 मध्ये DPSP, 4A मध्ये ड्युटीज आहेत, आणि आर्टिकल 51A, 51 एक नंबरचा आर्टिकल ऍड झाला तिथे दिलाय. आणि याचबरोबर पहिल्यांदाच असं त्यांनी कोड केलं की 10 फंडामेंटल ड्युटीज ज्या होत्या सिटीजनच्या त्या ऍड केलेल्या आहे. किती? 10. स्टार्टिंगला 10 होत्या, लक्षात घ्या. सो रुलिंग काँग्रेस पार्टीने हे पण डिक्लेअर केलं की नॉन इन्क्लुजन जे फंडामेंटल ड्युटीजचं घटनेमध्ये ॲज अ हिस्टोरिकल मिस्टेक, ती एक हिस्टोरिकल मिस्टेक झाली, ऐतिहासिक चूक होती. ती अगोदर ऍड करायला पाहिजे होत्या. ते जर ऍड केल्या असत्या तर आज एमर्जन्सी सारखी परिस्थिती निर्माण झाली नसती. तेव्हा इंटरनल एमर्जन्सी लागू केली होती कोणी? इंदिरा गांधींनी. तुम्हाला हा एमर्जन्सी चॅप्टर मी याच्यानंतर शिकवणारच आहे. मग रुलिंग काँग्रेस पार्टीने असं डिक्लेअर केलं की नॉन इन्क्लुजन ऑफ फंडामेंटल ड्युटीज एक ऐतिहासिक मिस्टेक झाली घटनेमध्ये न ऍड करण्याची. त्यांनी हा पण दावा केला की जे घटनेतले जे काही फ्रेमर्स आहेत ते याला ऍड करण्यासाठी ते सबसेल फेल झाले, त्यांनी ऍड करून घ्यायला पाहिजे होतं. ठीक आहे, असं देखील ते म्हटले होते. म्हणजे घटने तुम्हाला एक्झाम मध्ये जर प्रश्न विचारला गेला तुम्हाला या प्रकारे विचारला जाणार, ड्युटीज किती आहेत, कधी ऍड केल्या गेल्या फर्स्ट टाइम, कोणत्या कमिटीच्या रिकमेंडेशन ते ऍड केल्या गेल्या, ठीक आहे, कोणता पार्ट ऍड केला गेला, नंतर कोणता आर्टिकल ऍड झाला, हे सगळं लक्षात घ्या. कितवी घटना दुरुस्ती होती, कधी पास झाली होती, आणि कोणत्या देशाकडून आपण ड्युटीज घेतल्या हे देखील माहिती पाहिजे. आता स्वरण सिंग कमिटी जी आहे यांनी, ऍक्च्युली मी तुम्हाला हे क्लास मराठीमध्ये समजवतोय, UPSC आपला क्लास है, इंग्लिश हिंदी में मैं तुम्हारा सांगतो. स्वरण सिंह कमेटी ने सजेस्ट किया था इनकॉर्पोरेशन ऑफ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज. उन्होंने बताई थी कि टोटल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट होगा 1976 का, उसके मुताबिक उसको ऐड किया जाएगा. सो इंटरेस्टिंगली सर्टन रिकमेंडेशन जो थी कमिटीज की वो कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं की थी. कुछ एक्सेप्ट की थी, कुछ एक्सेप्ट नहीं की थी, इसलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था. सो कुछ जो रिकमेंड एक्सेप्ट की थी उनको हम देख लेते हैं आगे. नंबर 1, पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द imposition of such penalty or punishment as may be considered appropriate for any non-compliance with or refusal to observe any of the duties. अगर किसी सिटीजन ने या किसी भी पर्सन ने
कोई ड्यूटीज को अगर फॉलो नहीं किया या फिर उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ठीक है, या उसको प्रॉपरली कॉम्प्लायंस नहीं कर रहा है, तो फिर पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट पनिशमेंट उसको देगी, पेनल्टी देगी, ठीक है। ऐसा नहीं है पनिशमेंट नहीं मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी अगर वो फॉलो नहीं करेगा प्रॉपरली। सेकेंड, नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनल्टी और पनिशमेंट शैल बी कॉल्ड in question in any court on the ground of infringement of any of fundamental rights or on the ground of repugnancy to any other provision of the constitution। इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स का इस ग्राउंड पे वायलेशन नहीं माना जाएगा। अगर कोई ड्यूटी को नहीं फॉलो किया जाएगा तो उसको पार्लियामेंट पनिश सजेस्ट करेगा, पनिशमेंट देगा, तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन उसको नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो उसको पनिशमेंट इसलिए मिल रही है कि वो ड्यूटीज को फॉलो नहीं कर रहा है। So duty to pay taxes should also be a fundamental duty of the citizens। तो टैक्स पे करना ये भी कर्तव्य है, ड्यूटी है, लोगों का ये मान के चलना चाहिए। तो अभी यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का हम ड्यूटीज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 51A में कितने ड्यूटीज है टोटल? यहाँ पे 11 ड्यूटीज को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ड्यूटी कौन सा था? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। देखिए, हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, हमारा जो राष्ट्रगीत है, उसके आइडियल्स को मानना, उसको रिस्पेक्ट करना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना। दूसरा, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, जो नोबल आइडियल्स है, जिन्होंने नेशनल स्ट्रगल, जो हमारे स्वतंत्र के लिए जो नेशनल स्ट्रगल किया गया था, ठीक है, हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए, उनके जो भी आइडियल्स वगैरह है उनको फॉलो करना और उनको चेरिश करना, उनको सेलिब्रेट करना, ठीक है। सी, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। देश की यानी भारत की इंटीग्रिटी, एकाग्रता, एकता और भारत की जो सॉवरेनिटी है, सार्वभौमत्व, उनको एक प्रकार का प्रोटेक्ट करना, उनको पूरी सुरक्षा देना, ठीक है। सी, डी, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी जरूरत पड़ेगी तब हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना, उसको प्रोटेक्ट करना, ये भी ड्यूटी है। 4 ड्यूटीज हो गई। नंबर 5, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। जो स्त्रियों के लेके जो भी कुछ मानो समाज में अगर कुछ वैसे डेरोगेटरी अगर प्रैक्टिसेस अगर हो रही है, चल रही है, उनको अंडर एस्टिमेट करने के लिए, तो ऐसी प्रैक्टिस उसको पूरा बैन करना, उसको प्रमोट ना करना, और एक प्रकार का कॉमन जो ब्रदरहुड है, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, उसको एक प्रकार का प्रमोट करना, उसमें हार्मनी बना के रखना, ठीक है, सारे रिलीजियस के लोगों में, तो चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, तो हर एक रिलीजन में ब्रदरहुड बना के रखना, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। तो वो लिंग्विस्टिक है या रीजनल है, सब में, और सेक्शनल डाइवर्सिटीज अगर होगी उसमें भी एक प्रकार का जो कॉमन ब्रदरहुड उसको निर्माण करना, ये एक ड्यूटी है। उसके बाद, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। देश का हमारा जो कंपोजिट कल्चर है, उसके हेरिटेज को प्रिजर्व करना, उसको वैल्यू करना। उसके साथ नंबर 7, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। जो नैसर्गिक जो पर्यावरण है उसको इम्प्रूव करना, प्रोटेक्ट करना। जैसे कि नैसर्गिक में कौन आता है? नेचुरल एनवायरनमेंट में फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। लिविंग क्रिएचर्स के लिए कंपैशन एक प्रकार का तैयार करना। उसके बाद, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना। ह्यूमैनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, इसको डेवलप करना। उसके बाद, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी और वायलेंस को एक प्रकार का सेफगार्ड करना, उसको बिल्कुल भी प्रमोट ना करना। Then to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activities so that the national constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. और उसके बाद, to provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years. ये सबसे important ड्यूटी था। This 9th, 10th and 11th, ये जो ड्यूटी है, ये 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर उसको ऐड किया गया था। तो इसमें क्या है, पेरेंट्स का एक ड्यूटी होगा, कर्तव्य होगा कि उनको चिल्ड्रंस को जब तक वो 6 ईयर से 14 ईयर तक होते नहीं, तब तक उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, ठीक है।
ये सारी हमने ड्यूटीज डिस्कस की, यहाँ पे 11 ड्यूटी सारी डिस्कस हो गई। उसके बारे में थोड़ा और भी कुछ है, एनालिटिकल डिस्कशन थोड़ा ले लेते हैं। नाउ फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटीज के फीचर्स क्या है? सबसे पहला फीचर जो यहाँ पे उन्होंने दिया है वो है, कुछ ड्यूटी जो है वो मॉरल मॉरल ड्यूटीज है, और कुछ ड्यूटी जो है वो सिविक ड्यूटीज है। मॉरल ड्यूटीज यानी कि हमें उसको फॉलो करना हमारा मॉरल कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है। जैसे एग्जाम्पल, चेरिशिंग नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ये हमारा मॉरल प्रिसेप्ट है, मॉरल ड्यूटी है। और रिस्पेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ये हमारा सिविक ड्यूटी है। ठीक है। दूसरा फीचर क्या है? दे रेफर टू सच वैल्यूज व्हिच हैव बीन अ पार्ट ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन। उन्होंने यहाँ पे क्या बोला? दे रेफर टू सच वैल्यूज, वो ऐसी वैल्यूज को रेफर करते हैं which have been a part of the Indian tradition, जो इंडियन ट्रेडिशन का पार्ट है, माइथोलॉजी का पार्ट है, रिलीजन्स का पार्ट है, एंड प्रैक्टिसेस का पार्ट है। दूसरे शब्द में कहा गया तो दे एसेंशियली कंटेन जस्ट अ कोडिफिकेशन ऑफ टास्क इंटीग्रल टू द इंडियन वे ऑफ लाइफ। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तीसरा है, अनलाइक सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स व्हिच एक्सटेंड टू ऑल पर्सन्स वेदर सिटीजन्स और फॉरेनर्स, कोई नागरिक है या फॉरेनर है, जो भी ऐसे कोई हमारे नागरिक है, ठीक है, पर्सन्स। सो फंडामेंटल राइट्स कैसे होता है कि फंडामेंटल राइट्स हम सारे सिटीजन्स के लिए भी मिलता है, फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है फंडामेंटल राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स। उस तरह फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो सिर्फ हमारे सिटीजन्स के लिए होती है, वो फॉरेनर्स के लिए नहीं होती है। ये भी इसका फीचर है। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कैसे होते हैं? वो फॉरेनर्स एज वेल एज सिटीजन दोनों के लिए होते हैं, ड्यूटी दोनों के लिए नहीं होती है। तो अगर इनकेस एग्जाम में अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन आ गया कि ड्यूटीज ये सिटीजन्स के लिए होती है या फॉरेनर्स के लिए होती है, दोनों के लिए होती है, तो ये सिर्फ हमारे नागरिकों के लिए होती है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर आल्सो दोनों भी नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स के जस्टिसिएबल है, इसका मतलब उनकी वायलेशन को लेके हम किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते इन दोनों को। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर देयर डायरेक्ट एनफोर्समेंट बाय द कोर्ट्स, सो मोreover देयर इज नॉट लीगल सैंक्शन अगेंस्ट देयर वायलेशन, कोई लीगल सैंक्शन नहीं है उनकी वायलेशन के खिलाफ। पार्लियामेंट जो कुछ लॉ कर सकता है वही पार्लियामेंट ही करेगा। ठीक है। जो भी कुछ पनिशमेंट करना है। वर्मा कमेटी अपॉइंट की गई थी, वर्मा कमेटी की कुछ रिकमेंडेशन ऑब्जर्वेशन उसको हम देख लेते हैं। अगर आपको पूछा गया वर्मा कमेटी किससे संबंधित है एग्जाम में, तो आंसर आपका रहेगा ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। वर्मा कमेटी 99 में अपॉइंट की गई थी सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन बताए थे। इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजन जो है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इन्होंने आगे कुछ बताया कि एक लीगल प्रोविजंस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज की, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो वन बाय वन देख लेते हैं। नंबर 1, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। यहाँ पे क्या दिया गया? प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 प्रिवेंट्स डिसरिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। इन्होंने ये बोला यहाँ पे, ये कानून पास किया गया था, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट। अब ये इसके लिए है कि अगर कोई इंसल्ट करेगा नेशनल ऑनर का, नेशनल ऑनर में कौन आता है? नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग आता है। ठीक है। तो फिर उसको पनिशमेंट दी जाएगी इसके अंदर। वेरियस क्रिमिनल लॉज इन फोर्स provide for punishment for encouraging enmity between different sections of people on grounds of language, race, places of birth, religion and so on। अगर किसी एरिया में या किसी राज्य में, किसी रीजन में अगर मानो लैंग्वेज को लेके कोई द्वेष है, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ से लेके कोई द्वेष है, धर्म से लेके कोई द्वेष है, अगर ऐसे कोई दुश्मनी अगर निर्माण करने की या उसको इनकरेज करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए भी कुछ लीगल प्रोविजन है, क्रिमिनल लॉज उसको आईपीसी के अंडर दिए गए हैं। सो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, 1955 का और एक कानून पास किया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। इसमें क्या है? ये प्रोवाइड करता है पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू कास्ट एंड रिलीजन, जात और धर्म के लेके जो कुछ क्राइम हो गए या फिर कुछ ऑफेंस अगर किए जाएंगे उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन। उसके बाद इंडियन पिनल कोड आईपीसी ये डिक्लेयर करता है कि इम्प्यूटेशंस एंड असर्शंस प्री जुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन एज पनिशेबल एज ऑफेंसेस। तो ये ऑफेंस जैसा ही पनिशेबल ही आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद नंबर 5,
द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 ये प्रोवाइड करता है डिक्लेरेशन ऑफ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन एज एन अनलॉफुल एसोसिएशन। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का ये प्रोवाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इंडल्जिंग इन करप्ट प्रैक्टिसेस। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा और संसद के अगर सदस्य किसी करप्ट प्रैक्टिसेस में अगर एंगेज है तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ये इसी एक्ट में दिया है। सो दैट इज सॉलिसिटिंग वोट्स, जैसे वोट्स से रिलेटेड होगा, रिलीजन के नाम पे वोट्स मांग रहे हैं, या प्रोमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रेस और लैंग्वेज एंड रिलीजन्स। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, ये प्रोहिबिट करता है किसी भी ट्रेड को इन रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज में। उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, ये चेक करता है इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन एंड डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। तो ये सारे जो भी है वर्मा कमेटी के ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर को खत्म कर दिया। कुछ डाउट अगर क्वेश्चन आपके होंगे तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। So otherwise we can start with the next chapter, that is emergency. So any doubt, questions? Please ask, you can ask me. नहीं है तो फिर हम आगे जाएंगे। So next chapter को डिस्कस करते हैं फिर। Shall we start next chapter? Yes, sir. ये मुझे स्क्रीन ऑफ करना पड़ेगा, सो दूसरा मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। Okay, so emergency provision, we can start from here. So the emergency provision, emergency का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना इम्पोर्टेंट है। इमरजेंसी को हम हिंदी में बोलते हैं आपातकाल, ठीक है, और इन मराठी वी कॉल इट अनिवानी। अनिवानी अगर मानो अगर कंट्री में कोई ऐसी अनसर्टन सिचुएशन क्रिएट हो जाए या कोई ऐसा पेच प्रसंग निर्माण हो जाए, क्राइसिस, तो मानो वो युद्ध होगा या फिर किसी राज्य की सरकार प्रॉपर नहीं वर्क कर रही है या फिर फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम इंडिया में पूरे कंट्री में आ गया, देश में, तो फिर ऐसे टाइम पे इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, ठीक है। तो इमरजेंसी यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे इमरजेंसी जाना है, तो इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकाल, किसी चीज को इमरजेंसी लागू कर देना, सो दैट कुछ चीजें आगे डिफिकल्ट होने से बेहतर है कि इमरजेंसी के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो मैं इमरजेंसी चैप्टर पढ़ाने के टाइम पे आपको सारी चीजें बताऊंगा कि फंडामेंटल राइट्स से क्या संबंध इसका आता है, ड्यूरिंग इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स हमारे सस्पेंड किए जाते हैं या नहीं किए जाते, अगर किए जाते तो कौन से किए जाते, कौन से नहीं किए जाते, ओके। तो टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हम डिस्कस करेंगे, इसमें कौन सा आर्टिकल आता है, कौन से पार्ट में दिया है, सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इमरजेंसी से रिलेटेड पार्ट है हमारा पार्ट 18। सी पार्ट 18 जो है, पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन को दिया है, आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360, दिस इज ऑल रिलेटेड टू इमरजेंसी प्रोविजंस। सो वन बाय वन हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। 352 में क्या दिया है, 356 में क्या है, 360 में क्या है। तीन टाइप की बेसिकली इमरजेंसी होती है। पहली होती है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी होती है स्टेट इमरजेंसी, इसी को हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, और तीसरी होती है फिनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो तीन टाइप की इमरजेंसी आपको एग्जाम में पूछी जाएगी।
तो सिचुएशन एग्जैक्टली क्या होगा उसके बारे में हम थोड़ा देख लेंगे। इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर की जाती है? जैसे मैंने आपको बोला ना कि कुछ अगर अनफेवरेबल कंडीशंस अगर देश में होती है, उस अनफेवरेबल कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट यानी कि एग्जिस्टेंस में लाया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जस्ट बेसिक उसका मीनिंग समझाया, उससे पूरे टॉपिक को हम समझ लेते हैं यहाँ पे। सी द इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 18 में है और आर्टिकल फ्रॉम 352 360 तीन टाइप की इमरजेंसी मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। ओके, तो आपको याद रखना दिस प्रोविजंस इनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो प्रोविजंस है सेंट्रल गवर्नमेंट को इनेबल करती है टू मीट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन इफेक्टिवली। अगर मानो कोई एबनॉर्मल सिचुएशन अगर कंट्री में हो जाती है स्टार्ट, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर गवर्नमेंट इसको रिकमेंड करता है। सो रैशनैलिटी बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस प्रोविजंस, तो एक मेन मकसद क्या होता है इसको इनकॉर्पोरेट करने के पीछे, इनको एग्जिस्टेंस में इमरजेंसी लगाने के पीछे कॉन्स्टिट्यूशन में, इज टू सेफगार्ड द सॉवरेनिटी, देश की सॉवरेनिटी को सुरक्षित करना, यूनिटी को सुरक्षा करना, इंटीग्रिटी को बचाना, सिक्योरिटी जो हमारे देश की है उसको बचाना। ये इन चीजों के लिए इमरजेंसी लागू की जाती है। सॉवरेनिटी को बचाने के लिए, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, इनको सिक्योर करने के, सेफगार्ड देने के लिए इमरजेंसी लागू की जाती है। ठीक है, सो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इन सबको एक प्रकार का सेफगार्ड मिलता है इमरजेंसी के थ्रू। सो ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी पावरफुल बनती है, तब स्टेट के हाथ में पावर कम हो जाती है, याद रखना। जब इमरजेंसी लागू की जाती है देश में, तब स्टेट के पास जो पावर होता है वो पूरा पावर सेंट्रल के हाथ में चला जाता है। तो सेंट्रल बिकम्स यूनियन, ऑल यूनिक, तो सेंट्रल जो बोलेगा वही स्टेट को सुनना पड़ता है। सो वेदर इट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, वेदर इट इज स्टेट इमरजेंसी और वेदर इट इज नेशनल इमरजेंसी। सो इसीलिए स्टेट्स गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर, स्टेट पूरा सेंट्रल कंट्रोल में चला जाता है। इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी वन, फेडरल स्ट्रक्चर को उसको यूनिटरी में कन्वर्ट किया जाता है, याद रखना। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जब जैसे कि डिवीजन ऑफ पावर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता, बट डिवीजन ऑफ पावर ऑलरेडी है सेंटर और स्टेट में। सेंटर अपना काम करता है, स्टेट अपना काम करता है, उनको सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए। मैं जब आपको पार्लियामेंट पढ़ा होगा तो पार्लियामेंट में आपको मैं बताऊंगा, सब्जेक्ट उनको डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए मीन्स जैसे कि सेंटर 100 सब्जेक्ट्स पे लॉ कर सकता है, स्टेट 66 सब्जेक्ट पे लॉ कर सकता है और 62 सब्जेक्ट्स पे, और दोनों मिलके 52 सब्जेक्ट्स पे वो लॉ कर सकते हैं, यानी कि कानून बना सकते हैं। ठीक है, दोनों में। तो यहाँ पे स्टेट जो होता है वो पूरे सेंटर के कंट्रोल में चला जाता है। फेडरल स्ट्रक्चर है यूनिटरी बन जाता है विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट, कोई भी अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे ऑटोमेटिकली चला जाता है वैसे, सेंटर के हाथ में पूरा पूरा कंट्रोल। दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है आपको पॉलिटिकल सिस्टम का, फेडरल सिस्टम से पॉलिटिकल सिस्टम में, तो ड्यूरिंग वो नॉर्मल टाइम्स टू यूनिटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी इज अ यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिक फीचर है। ठीक है, नॉर्मल टाइम वो इमरजेंसी टाइम बन जाना, यानी कि इमरजेंसी में नॉर्मल टाइम यूनिटरी बन जाना, और पॉलिटिकल फेडरल से पॉलिटिकल सिस्टम पूरा ट्रांसफर हो जाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने की मिलेगी इमरजेंसी के टाइम पे। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो इस कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था थोड़ा देख लेते हैं। बहुत आगे चले गए हम। सो यहाँ पे हम थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या बोला था? सो उन्होंने कहा था ऑल फेडरल सिस्टम इंक्लूडिंग अमेरिकन आर प्लेस्ड इन अ टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म। तो अमेरिकन फेडरलिज्म एकदम कंप्लीट फेडरलिज्म है वहाँ पे। ठीक है, सो नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस इट कैन नॉट चेंज इट्स फॉर्म एंड शेप। अमेरिका का फेडरलिज्म ऐसा है
किसी भी कंडीशन में वो चेंज नहीं होता है। इंडिया का चेंज हो जाता है इमरजेंसी के टाइम। इंडिया का फेडरलिज्म वो यूनिटरी बन जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, वैसे अमेरिका का नहीं है। कोई भी सर्कमस्टेंसेस आ जाए, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस, इट कैन नॉट चेंज इट्स फॉर्म एंड शेप, सो इट कैन नेवर बी यूनिटरी। वो कभी यूनिटरी नहीं बन सकता अमेरिका का फेडरलिज्म। सो इंडिया का फेडरलिज्म कैसा है, वो यूनिटरी भी है और फेडरल भी है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों भी दिया है। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो फेडरल बॉडी ने यूज किया है, बट स्टिल वी आर फेडरल। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस, उसके हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यूनिटरी भी रहेगा या फेडरल भी रहेगा, टाइम और सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक। सो नॉर्मल टाइम्स में इट इज फ्रेम टू वर्क एज ए फेडरल सिस्टम। So, but in times of emergency के time पे it is so designed as to make it work as though it was a unitary system. So इसमें constitution stipulates 3 types of emergencies. Constitution में 3 प्रकार की emergency दी गई है. Number 1, an emergency due to war, external aggression or armed rebellion. Article 52 में, sorry 352 में. देखो ये emergency के articles आपको याद रखने हैं, कौन से article में कौन सा emergency दिया गया है, ये आपको एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। सो आर्टिकल 352 में क्या दिया है इन्होंने, इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और जो आर्म्ड रिबेलियन जो है, इनके कारण जो इमरजेंसी होता है उसको हम नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। दिस इज नोन एज नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी 2 टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल, दूसरी होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इमरजेंसी वो होती है अगर इनके इंडिया चाइना के बीच में वॉर हो गया या वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, या इंडिया चाइना में अगर इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो गया, तो उस टाइम पे वो जो नेशनल इमरजेंसी होता है वो एक्सटर्नल इमरजेंसी होता है। सो हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन एम्प्लॉयज द एक्सप्रेशन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी दिया गया है, सो टू डिनोट एन इमरजेंसी ऑफ दिस टाइप। 2 नंबर, एन इमरजेंसी ड्यू टू द फेल्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। आर्टिकल 356 में आपको स्टेट इमरजेंसी है। उन्होंने ये बोला है कि अगर सपोज कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, इसका मतलब है कि अगर कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं कर रहा है तो वहां की सरकार जो है वो गिर जाएगी, वहां पे गवर्नर की रूलिंग चालू हो जाएगी, वहां पे उसी को बोला जाएगा राष्ट्रपति राजवट। सो दिस इज पॉपुलरली नोन एज प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, अगर सपोज फॉर एग्जांपल अभी महाराष्ट्र का एग्जांपल मैं देता हूँ। महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है, ये 3 पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाया है, शिवसेना, राष्ट्रवादी एंड कांग्रेस पार्टी। तो अगर किसी ने एक ने भी अगर सपोर्ट निकाल लिया तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो वो किस में आएगा, फिर वो 356 में आएगा, उसी को बोलते हैं 356। राष्ट्रपति राजवट अलग जाएगी ना फिर अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो आपको ये चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो हम आगे चलते हैं, आगे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनको और 2 नाम से जाना जाता है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने आपको ये बोला है कि इट इज ऑल्सो नोन बाय 2 अदर नेम्स, जैसे स्टेट इमरजेंसी भी इसको बोला जाता है या कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी भी बोला जाता है 356 आर्टिकल को। ठीक है, याद रखना, प्रेसिडेंट रूल दूसरा, स्टेट इमरजेंसी और तीसरा नाम है कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी। ऐसे 3 नाम है स्टेट इमरजेंसी के। सो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द वर्ड इमरजेंसी फॉर दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन के लिए सिर्फ इमरजेंसी ये वर्ड का यूज नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी ड्यू टू थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 366 में फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बोला गया है। अगर सपोज इंडिया की फाइनेंशियल अगर स्थिति को किसी चीज से धोखा अगर होगा, मान लो इंडिया के ऊपर बहुत सारा एक्सटर्नल कर्जा हो गया या इंटरनल कर्जा हो गया, तो उस टाइम पे फिर फाइनेंशियल सिचुएशन का कंडीशन क्रिएट हो सकता है। तो वो आर्टिकल 360 में दिया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्थिक आपातकाल।
उसको बोला जाता है आर्थिक आपातकाल, यह याद रखना है। आगे जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम यहाँ से इमरजेंसी का टाइप्स हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको वन बाय वन तीनों इमरजेंसी यहाँ पे इन डिटेल समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा वो है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी का मतलब होता है राष्ट्रीय आपातकाल इन हिंदी, और इन मराठी इट इज कॉल्ड एज राष्ट्रीय आणीबाणी। नेशनल इमरजेंसी के दो टाइप होते हैं। इट इज डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ टू रीजंस। द वन इज एक्सटर्नल इमरजेंसी, द सेकंड इज इंटरनल इमरजेंसी। सो अंडर आर्टिकल 352 the president of India can declare national emergency when the security of India or a part of it is threatened by war or external aggression or armed rebellion. इमरजेंसी को डिक्लेयर करने का राइट किसका है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है, पार्लियामेंट का नहीं है, याद रखना है। प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे तभी इमरजेंसी लागू की जाएगी। तो अगर सपोज प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि इंडिया का कोई पार्ट जो है उसको धोखा है या उसको किसी बाहर की पावर से उसको खतरा है, तो उसको वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन कहा जाएगा, या फिर उसको आर्म रिबेलियन के अकॉर्डिंग उसको डिक्लेयर किया जाएगा नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे आर्म रिबेलियन, ये जो वर्ड मैंने यहाँ दिया है आपको, उसके बारे में आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इट मे बी नोटेड दैट, ये नोट किया जा सकता है कि प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट को अधिकार है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का, even before the actual rebellion, if he is satisfied that there is an imminent danger। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि देश की सिक्योरिटी को, सॉवरेनिटी को, देश की सुरक्षा को खतरा है, तो ये उसको डिक्लेयर कर सकता है, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। तो कौन करेगा? आपको एग्जाम में याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछा गया कौन डिक्लेयर करता है नेशनल इमरजेंसी, आंसर रहेगा प्रेसिडेंट। उसके बाद प्रेसिडेंट के बाद आगे भी कुछ पावर है। प्रेसिडेंट देखो, तीनों भी इमरजेंसी प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करते हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, और तीसरा जो है वो इकोनॉमिक फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीनों भी इमरजेंसी डिक्लेयर करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का है। प्रेसिडेंट कैन आल्सो इश्यू डिफरेंट प्रोक्लेमेशंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर, external aggression, armed rebellion, or imminent danger thereof, whether or not there is a proclamation already issued by him, and such proclamation is in operation। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि एक्सटर्नल एग्रेशन, इसका मतलब है वॉर, या किसी ने अटैक वगैरह किया इंडिया के ऊपर, या इंडिया ने अटैक कर दिया किसी कंट्री के ऊपर, या आर्म्ड रिबेलियन, इमिनेंट डेंजर वगैरह है, इसके आधार पे प्रेसिडेंट जो है वो अलग अलग प्रोक्लेमेशन इशू कर सकता है। मीन्स वो ये देखेंगे कि जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना है वो कौन से आधार पे करना है, आर्म्ड रिबेलियन हुआ है, या एक्सटर्नल अग्रेशन हुआ है, या वॉर हुआ है, कि इमिनेंट डेंजर है कंट्री को। ये फिर वो पहले कंसिडर करेगा, उसके आधार पे वो डिक्लेयर करेगा इमरजेंसी, ठीक है। सो और भी एक चीज वो डिक्लेयर करेगा, यानी कि देखेगा, ऑब्जर्व करेगा कि ऐसा कुछ डिक्लेरेशन या प्रोक्लेमेशन उन्होंने पहले ऑपरेशन में किया है क्या, उन्हें पहले डिक्लेयर किया था क्या। सो दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय 30th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। जो 30th अमेंडमेंट एक्ट था 1935 का, अमेंडमेंट एक्ट 1935, ये जो अमेंडमेंट एक्ट होता है इसके अंडर में उन्होंने ये बोला है कि इस प्रोविजन को यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। So when a national emergency is declared on the ground of war or external aggression, it is known as external emergency। यहाँ उन्होंने ये बोला है कि when a national emergency is declared on the ground of war, जब नेशनल इमरजेंसी वॉर के आधार पे या एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पे अगर डिक्लेयर किया जाएगा, उसी को एक्सटर्नल इमरजेंसी बोला जाएगा। नेशनल इमरजेंसी का पहला पार्ट एक्सटर्नल इमरजेंसी, ठीक है। दूसरा, ऑन द अदर हैंड व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड, जब कोई नेशनल इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन के आधार पे अगर उसको डिक्लेयर किया जाएगा तो उसको इंटरनल इमरजेंसी बोला जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी में बी एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री। यस सर, आर्म्ड रेबेलियन और वॉर में क्या डिफरेंस है?
आर्म ट्रिब्यूनल यानी जो इंटरनल चीज होगा वो, ठीक है। वॉर यानी जो इंडिया पाकिस्तान के बीच होगा, सो उसको वॉर हम बोला जाएगा। आर्म ट्रिब्यूनल यानी इंडिया के बीच में किसी मानो नक्सल और ये आर्मी के बीच में कुछ हो गया तो उसका हम आर्म ट्रिब्यूनल बोलेंगे, या फिर नक्सल ने कुछ अटैक कर दिया। ओके। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इट इज डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रिबेलियन, सो इट इज नोन एज इंटरनल। इंटरनल मीन्स वो देश के अंदर होगा। अगर देश के किसी पार्ट में अगर कुछ सपोज कुछ आर्म के अगेंस्ट कुछ ऐसा रिबेलियन कर दिया लोगों ने, ओके, तो उसको हम आर्म रिबेलियन बोलेंगे। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी में भी एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री, पूरे देश में ये एप्लीकेबल होगा नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन, या फिर किसी देश के किसी पार्ट में एप्लीकेबल होगा। सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जब पास किया गया था, तो इसने प्रेसिडेंट को यह अधिकार दिया कि वो ऑपरेशन जो है नेशनल इमरजेंसी का इंडिया के किसी भी स्पेसिफिक पार्ट में वो लिमिट कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक पार्ट में, ठीक है। तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस एज द थर्ड ग्राउंड फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। देखो पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस ऐसा वर्ड यूज किया जाता था पहले, लेकिन ये वर्ड चेंज किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को ही उन्होंने आर्म ट्रिब्यूनल बना दिया, ठीक है, आर्म ट्रिब्यूनल। अभी आर्म ट्रिब्यूनल नहीं यूज किया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं होता है। सो एज द थर्ड ग्राउंड फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, so but the expression was too vague and had a wider connotation, so इसीलिए मैंने आपको 42nd अमेंडमेंट बताया। सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द मिस्टेक। यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि 44th अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट था 1978 का। इसके अंडर जो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो नाम था इंटरनल इमरजेंसी को, वो उन्होंने बदल दिया और उसका नाम उन्होंने दे दिया आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए। So thus it is no longer possible to declare national emergency on the ground of internal disturbance। अभी अगर नेशनल इमरजेंसी इंटरनल यानी कि इंटरनल इमरजेंसी अगर अभी डिक्लेयर करना है तो वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर नहीं डिक्लेयर की जाएगी, वो आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर डिक्लेयर किया जाएगा। जब इंदिरा गांधी ने लागू किया था 1975 में, दैट वाज द इमरजेंसी व्हिच शी implemented on the basis on the ground of internal disturbance, that was called internal disturbance। उसके बाद फिर ये शब्द प्रयोग उसको उन्होंने चेंज कर दिया, so that it is no longer possible to declare national emergency on the ground of internal disturbance, so as was done in 1975, so by the Congress government headed by Indira Gandhi, ठीक है। so यहाँ उन्होंने बोला है the president however can proclaim a national emergency only after receiving a written recommendation from the cabinet। देखो यहाँ उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट लाइन दिया है, प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को तभी डिक्लेयर करेगा जब उनको रिटन रिकमेंडेशन दिया जाएगा कैबिनेट के द्वारा, तभी वो डिक्लेयर करेगा उसको। अगर कैबिनेट का रिटन परमिशन अगर नहीं है तो ये विल नॉट डिक्लेयर, बिकॉज ये हुआ था 1975 में हुआ था। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी डिक्लेयर की थी तब उन्होंने प्रेसिडेंट को खुद ऑर्डर दी थी कि मैं बता रही हूँ आप इमरजेंसी को लागू कर दीजिए, कि मेरा ऑर्डर है। तो प्रेसिडेंट को उनका ऑर्डर फॉलो करना पड़ता उस टाइम पे, ओके। तो उस टाइम पे ये प्रोविजन था ही नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि कैबिनेट से कोई रिटर्न परमिशन दी जाएगी, ओके। तो ये प्रोविजन बाद में ऐड किया गया, बाद में जब 44th अमेंडमेंट एक्ट जो बना, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 का, इसके अंदर ये प्रोविजन ऐड किया गया कि उनको रिटर्न परमिशन लगेगी किसकी, कैबिनेट की, उसके बिना वो डिक्लेयर नहीं कर सकते प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अभी मानो मोदी ने अगर प्रेसिडेंट को बोला कि चलो तुम डिक्लेयर करो इमरजेंसी, मैं बता रहा हूँ, तो करेगा नहीं करेगा? बोलेगा भाई पहले रिटर्न परमिशन दो मुझे कैबिनेट से, तभी मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दी है 44th अमेंडमेंट के बारे में। तो अगला पैराग्राफ, सो उसके बाद 30th अमेंडमेंट पास किया गया 1975 में, और इसने ये डिक्लेरेशन को बनाया कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून रहेगी। मीन्स जुडिशियल रिव्यू से इम्यून मीन्स व्हाट, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। अगर एक बार अगर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई तो लागू अगर की गई तो लागू की गई, तो कोई कोर्ट वहां इंटरफेयर नहीं करेगा, या कोई किसी कोर्ट में नहीं जा सकता है कोई पर्सन, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू से उसको बाजू में रखा गया है, जुडिशियल रिव्यू उसके ऊपर नहीं किया जाएगा।
लेकिन इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया। ये कब ऐड किया गया था ये प्रोविजन? 38 अमेंडमेंट एक्ट के अंडर 1975 में, और इस प्रोविजन को बाद में डिलीट किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट जब पास किया गया था तब। और उन्होंने मिनरवा मिल्स केस में बताया था 1980 में कि सुप्रीम कोर्ट ने अगेन अपना जजमेंट दिया। उन्होंने बताया कि नेशनल इमरजेंसी का जो भी प्रोक्लेमेशन होगा उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा इस आधार पे कि वो मैलाफाइड है या फिर डिक्लेरेशन जो दिया गया was based on wholly extraneous and irrelevant facts, उसके आधार पे दिया गया, या और इज एब्सर्ड और प्रीवर्स, और ये एब्सर्ड है या प्रीवर्स है, उसके आधार पे उसको दिया गया, उसको लागू किया गया। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो अगर मानो किसी बेबुनियाद अगर तरीके से उसको लागू किया होगा तो वो चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि हटाया जाएगा बाद में। उसके बाद अब पार्लियामेंट की अप्रूवल कैसे मिलेगी राष्ट्रपति? ठीक है, अप्रूवल और ड्यूरेशन, इमरजेंसी को पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिलना चाहिए तभी इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे प्रेसिडेंट। और उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा? अगर उन्होंने एक बार इंप्लीमेंट किया, इमरजेंसी लागू कर दी, तो उसका ड्यूरेशन कितने साल तक होगा, कितने महीनों तक होगा, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते बेसिक। पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। So proclamation of emergency must be approved by both the houses of parliament. ठीक है, विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर। अब ये भी प्रोविजन कब ऐड की गई? 1 महीने का, पहले 2 महीने का था, 60 डेज का था। पहले 2 महीने के अंदर उनको ऐड करना पड़ता, यानी कि उनको परमिशन देनी पड़ती थी। अभी ये 30 डेज का हो गया, 1 महीने का। तो ये कब हुआ 1 महीने का? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब देखो, इमरजेंसी में जितने भी प्रोविजन ऐड की गई है कॉन्स्टिट्यूशनली, वो सब 44th अमेंडमेंट के अंडर ही किया गया है, 38 एंड 44। लेकिन जो 38 के अंदर हुआ वो 44 ने डिलीट कर दिया उसको। ठीक है, तो 44th अमेंडमेंट इमरजेंसी के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो अप्रूवल 1 महीने में उनको अप्रूव करना पड़ता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सभागृह, दोनों हाउसेस को। उसके बाद इफ द प्रोक्लेमेशन, अगर सपोज उस टाइम पे इश्यू किया गया जिस टाइम पे लोकसभा डिसॉल्व हुई, या फिर लोकसभा का डिसोल्यूशन जो है वो ऑलरेडी इन प्रोसेस है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 मंथ, जैसे 1 मंथ के पीरियड में उसका डिसोल्यूशन हो रहा है विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी का बिना अप्रूव करते ही उसका डिसोल्यूशन किया जा रहा है। ठीक है, या फिर लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, प्रोक्लेमेशन जो है वो 30 डेज तक सर्वाइव रहेगा, जब तक नया लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाता तब तक। ठीक है, तो सपोज लोकसभा डिसॉल्व है या फिर लोकसभा का जो डिसोल्यूशन है वो ऑलरेडी क्या है, उस 1 महीने का टाइम में वो डिसॉल्व होने वाला है, तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा, जब तक नया लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाता तब तक उसको होल्ड पे किया जाएगा। वो जब नया लोकसभा आएगा तब वो परमिशन देगा, तब वो पास करेगा। तब तक राज्यसभा को अपने अप्रूवल दे देनी चाहिए। ठीक है, उनको अपना अप्रूवल देना पड़ता है राज्यसभा को। ये अप्रूव बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, अगर दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव कर लिया इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन को, तो फिर इमरजेंसी 6 महीने तक कंटिन्यू की जाती है, 6 मंथ्स मिनिमम, और it can be extended to an indefinite period with an approval of the parliament for every 6 months. So this is very important. तो फिर अगर सपोज 6 महीने से ज्यादा अगर एक्सटेंड करना है तो फिर पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट को, और पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद फिर वो एवरी 6 मंथ उसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, जितना एक्सटेंड करना है उतना। तो नेशनल इमरजेंसी जो होती है उसका एक्सटेंशन का कोई लिमिटेशन नहीं है, वो कितने भी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में से दिया ही नहीं है तो 1 साल के लिए रहेगा, 2 साल के लिए रहेगा, 3 साल के लिए रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नेशनल इमरजेंसी इंडिया में कितनी बार अब तक डिक्लेयर की गई है, तो बताएगा मुझे, नेशनल इमरजेंसी इंडिया में कितनी बार लगी है? नेशनल इमरजेंसी लगी है कि नहीं लगी है इंडिया में? बोलिए फास्ट। यस प्रियंका। नहीं लगी है सर। लगा है, 2 बार नेशनल इमरजेंसी लगा है इंडिया में। एक लगा था 1962 में इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे, और दूसरी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, वो भी तो नेशनल इमरजेंसी था ना, वो इंटरनल था, और ये चाइना का जो लगा वो एक्सटर्नल था। दोनों ही नेशनल इमरजेंसी की पार्ट से।
तो 2 बार लगी है, याद रखना है। तो मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगा इसका, नो वरी अबाउट इट। तो मैंने इस पैराग्राफ में आपको समझाया कि अगर एक बार दोनों हाउसेस ने उसको पास कर दिया, 6 महीने के लिए उसको एक्सटेंड किया जाएगा, और उसके बाद उसको अगेन एक्सटेंड करना है, तो पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना है किसको? प्रेसिडेंट को। और पार्लियामेंट का अप्रूवल मिलने के बाद 6 महीना वो एक्सटेंड आगे कर सकते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिलेटेड टू इमरजेंसी प्रोविजंस। तो बताइए, तो आपको ये होता है। So this provision for periodical parliamentary approval was also added by the 44th Amendment Act of 1978। तो मैंने आपको बताया कि 44th अमेंडमेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इमरजेंसी में। ये अमेंडमेंट किया गया था 1978 में, और इसी के अंडर ये जो पीरियोडिकल जो एक्सटेंशन है, ठीक है, प्रोविजन था पीरियोडिकल, यानी 6 महीने में उसको एक्सटेंड करना, ये इसी अमेंडमेंट के अंडर में ऐड किया गया था। सो उसके पहले क्या था, इमरजेंसी अगर एक बार अप्रूव कर ली पार्लियामेंट ने, ये अमेंडमेंट से पहले क्या प्रोविजन थी, तो अगर पार्लियामेंट ने पहले अगर सपोज कोई अप्रूवल दे दिया इमरजेंसी को, तो ये जब तक एग्जीक्यूटिव की इच्छा है, यानी कि कैबिनेट मंत्री की, कैबिनेट मिनिस्टर की जब तक इच्छा है, तब तक ये कंटिन्यू चलेगा। ऐसा तब पहले था, लेकिन बाद में इसको ये प्रोविजन ऐड करने के बाद 6 महीने का एक्सटेंशन किया गया है। तो मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ बता दिया है। हाँ, अब यहाँ पे उन्होंने बोला है, अगर सपोज आगे का लाइन है, एक एक लाइन इमरजेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर सपोज लोकसभा का डिजोल्यूशन ड्यूरिंग वो 6 महीने का जो अभी अप्रूवल मिला है इमरजेंसी का, अगर वो 6 महीने के बीच में अगर सपोज उसका डिजोल्यूशन हो जाता है, लोकसभा का विसर्जित हो जाती है लोकसभा, ठीक है, सपोज गवर्नमेंट गिर गया, या फिर सपोज इलेक्शन का टाइम आ गया, 5 साल लोकसभा के खत्म हो गए, ठीक है, तो बाद में नया लोकसभा आएगा ना फिर। तो अगर सपोज ऐसे टाइम पे डिजोल्यूशन अगर उस टाइम पे होता है, जब ऑलरेडी इमरजेंसी क्या है, तो लग चुकी है 6 महीने के लिए, और उस 6 महीने के टाइम पे अगर लोकसभा का डिजोल्यूशन होता है, सो आगे क्या होगा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स विदाउट अप्रूविंग द फर्दर कंटिन्यूस ऑफ इमरजेंसी, देन प्रोक्लेमेशन जो है वो आगे 30 डेज तक सर्वाइव करेगा। तो नया लोकसभा आएगा और उसको फिर 30 डेज में आगे एक्सटेंड कर देगा, 30 दिन के अंदर। ठीक है, सो प्रोवाइडेड, तब तक राज्यसभा को अपना जो अप्रूवल है वो दे देना पड़ता है। ठीक है, सो आगे देखिए, एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, उसको डिक्लेयर करने का। ठीक है, इमरजेंसी को डिक्लेयर करने का हर एक जो रेजोल्यूशन होता है या उसका कंटिन्यूएंस जो होता है, मस्ट बी पास बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के आइदर हाउस को उसको पास करना पड़ता है, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास करना पड़ता है। लोकसभा राज्यसभा दोनों का स्पेशल मेजोरिटी लगता है, याद रखना है आप, राज्यसभा और लोकसभा का। सो अगर सपोज यहाँ पे उन्होंने एक प्रोविजन दिया है, उन्होंने यहाँ ये बोला, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस बी मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए, या टोटल मेंबरशिप होनी चाहिए, या फिर दिस स्पेशल मेजोरिटी प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस। और ये स्पेशल प्रोविजन जो था, स्पेशल मेजोरिटी का प्रोविजन लोकसभा राज्यसभा का, ये प्रोविजन कब ऐड किया गया? 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में ऐड किया गया। पहले क्या था, ये रेजोल्यूशन सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पास किया जाता था पहले, सिंपल सादा बहुमत से। ठीक है, उसके बाद रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। रिवोकेशन का मतलब है कैंसल। अगर सपोज इमरजेंसी को हटाना है, देखो इमरजेंसी को जब लगाना होता है, लागू करना होता है, तब लोकसभा और राज्यसभा दोनों का क्या करना पड़ता है, रिटर्न परमिशन लेना पड़ता है। मींस कैबिनेट का रिटर्न परमिशन लेना पड़ता है, किसको? राष्ट्रपति को। और इन दोनों की क्या करनी पड़ती है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ इनको पास करना पड़ता है लागू करने के टाइम। अब रिवोकेशन का मतलब है उनको हटाना, यानी कि चलो सिचुएशन नॉर्मल हो गई, अगेन फिर हम अब नॉर्मल
यानी कि नॉर्मल सिचुएशन में आ गए एबनॉर्मल से, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा? सो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मे बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इसको कभी भी हटा सकता है, कभी भी निकाल सकता है इमरजेंसी को इसको, ठीक है, एट एनी टाइम बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। सो सच ए प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ऐसे प्रोक्लेमेशन को पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो फर्दर प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक अ प्रोक्लेमेशन इफ लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूएशन। उन्होंने ये बोला है कि प्रेसिडेंट भी इसको रिवोक कर सकता है प्रोक्लेमेशन को, अगर लोकसभा इसके कैंसिलेशन को अगर सपोज मानो पास कर लेगा इस रेजोल्यूशन को, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला है अगर प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकता है इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन, उनको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है हटाने के टाइम पे। लगाने के टाइम पे तो पड़ता है ना, पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ता है लोकसभा राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। हटाने के टाइम पे नहीं लेना पड़ता है। लेकिन प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक अ प्रोक्लेमेशन इफ द लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूएशन। अगर लोकसभा इमरजेंसी को डिसअप्रूव करने का रेजोल्यूशन अगर पास कर देगा, कि अभी उनको हमें डिस्कस यानी हमें इसको कंटिन्यू नहीं करना है इमरजेंसी को आगे, जिसको अभी हम यहाँ पे स्टॉप करना है। तो ऐसा अगर रेजोल्यूशन लोकसभा अगर पास करेगा तो प्रेसिडेंट को उसको हटाना पड़ेगा इमरजेंसी को। ये प्रोविजन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। उसके साथ अगेन ये जो सेफ गार्ड है, ये वाला, ये लाइन वाला सेफ गार्ड, ये कब ऐड किया गया? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, इस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया। सो अमेंडमेंट के पहले प्रोक्लेमेशन कुड बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन and the Lok Sabha had no control in this regard. So पहले क्या होता था, पार्लियामेंट जो था इस प्रोक्लेमेशन को प्रेसिडेंट उसके हिसाब से उसको हटाता था और लोकसभा को कोई कंट्रोल नहीं था पहले, ठीक है। लोकसभा ऐसा नहीं कि लोकसभा डिसअप्रूवल का रेजोल्यूशन भेजेगा तभी उसको प्रेसिडेंट उसको हटाएगा, पहले ये प्रोविजन नहीं थी। ये प्रोविजन प्रेसिडेंट क्या था, पहले उनके हाथ में पावर थी, वो कभी भी डिसअप्रूवल का जो रेजोल्यूशन है इमरजेंसी का वो कभी भी अपने हिसाब से हटा सकता था पहले। लेकिन जब से 44th अमेंडमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, तब ये जब रेजोल्यूशन पास करेगा लोकसभा तभी वो हटाएगा प्रेसिडेंट, ठीक है। तो लेकिन ये जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है ना, इसने और एक प्रोविजन ऐड की थी। वो प्रोविजन कौन सा है? प्रोविजन ऐसा है, उन्होंने और एक चीज प्रोवाइड की, वो ऐसा था कि where 1/10 of total number of members of Lok Sabha give a written notice to the speaker or to the president if the house is not in session। अगर हाउस सेशन में नहीं है तो स्पीकर नहीं होता है, बराबर। तो फिर उनको रिटर्न जो जो भी नोटिस है वो प्रेसिडेंट को देनी पड़ती है। अगर हाउस सेशन में है तो फिर लोकसभा को रिटर्न नोटिस किसको देना पड़ता है? स्पीकर को देना पड़ता है। A special sitting of the house should be held within 14 days of the purpose of considering resolution disapproving the continuation of the proclamation। ये भी हो सकता है। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने ये भी प्रोवाइड किया था कि अगर सपोज 110 जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है लोकसभा के, वो एक रिटर्न नोटिस स्पीकर को देंगे अगर लोकसभा सेशन में है तो, अगर नहीं है तो फिर प्रेसिडेंट को देंगे रिटर्न नोटिस। और नोटिस क्या रहेगा? इमरजेंसी को डिसकंटिन्यू करने का नोटिस रहेगा। और विद इन 14 डेज 14 दिन के अंदर एक सिटिंग अरेंज की जाएगी और इसको फिर डिसअप्रूवल करने का जो प्रपोजल है रेजोल्यूशन उसको कंटिन्यू किया जाएगा, यहाँ डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। 14 डेज, ये भी याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। Then a resolution of disapproval is different from a resolution approving the continuation of proclamation in the following two respects। इन्होंने ये बोला है कि इमरजेंसी को अप्रूव करने का जो रेजोल्यूशन होता है उससे डिसअप्रूव करने का जो प्रपोजल है रेजोल्यूशन है वो अलग होता है, दोनों सेम नहीं होते। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अप्रूवल के लिए अलग चीज होती है, डिसअप्रूवल के लिए अलग चीज होती है। तो इन्होंने ये बोला है कि अप्रूवल के लिए क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा का परमिशन लगता है, रिटर्न नोटिस लगता है कैबिनेट का। सो यहाँ पे उन्होंने ये दिया, फर्स्ट वन इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय द लोकसभा ओनली। पहला जो होता है ना डिसअप्रूवल वाला, इमरजेंसी को डिसअप्रूवल करने का जो प्रोविजन है, ये सिर्फ लोकसभा ही पास करेगा ऐसा रेजोल्यूशन, राज्यसभा का अधिकार नहीं उसमें। और दूसरा जो है यहाँ पे, द सेकेंड वन नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट।
पास करने का, यानी कि लगाने का जो इमरजेंसी लगाने का जो प्रोविजन है उसके लिए दोनों को पास करना पड़ेगा रेजोल्यूशन, और हटाने के लिए सिर्फ लोकसभा करेगा। दूसरा, फर्स्ट वन इज टू बी अडॉप्टेड बाय सिंपल मेजोरिटी ओनली, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन को हटाने के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है, लेकिन लगाने के लिए उसको अडॉप्ट करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत लगती है, लोकसभा राज्यसभा की स्पेशल मेजोरिटी। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन, कोई इश्यू पूछिए। एनी डाउट क्वेश्चन यहाँ तक? बताइए कोई डाउट? नो सर। सो हम अभी यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के परिणाम क्या होते हैं? नेशनल इमरजेंसी के परिणाम बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं कंट्री की सिक्योरिटी में। तो यहाँ पे देख लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। सो पहला इफेक्ट, 3 इफेक्ट क्या क्या होते हैं देखिए। सो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन है उसको ड्रास्टिक और वाइड रेंजिंग एक इफेक्ट होता है एक पॉलिटिकल सिस्टम के आधार पे। सो इसमें 3 इफेक्ट क्या क्या है। नंबर 1, इफेक्ट ऑन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इस पे इफेक्ट होता है। दूसरा इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, इसके ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है। और तीसरा, इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे इफेक्ट होगा, केंद्र और राज्य के संबंध पे इफेक्ट होगा। और उसके बाद लोकसभा और जो विधानसभा होता है उनके लाइफ पे इफेक्ट होता है, उनका ड्यूरेशन वगैरह कम ज्यादा हो जाता है। तीसरा, हमारे फंडामेंटल राइट्स पे इफेक्ट होते हैं। ये 3 इफेक्ट याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाएगा इफेक्ट क्या क्या होते हैं। नेशनल इमरजेंसी की इफेक्ट है ओनली, नॉट स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी का इफेक्ट कुछ फंडामेंटल राइट्स पे नहीं होता है, या लोकसभा राज्यसभा का, लोकसभा का विधानसभा का नहीं होता है। नाउ इफेक्ट ऑन द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। पहला, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे इसका क्या इफेक्ट होगा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल, ठीक है देख लेते हैं। अगर इमरजेंसी फोर्स में है तो नॉर्मल जो फैब्रिक होता है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस का वो थोड़ा उसमें चेंज हो जाता है। सो दिस कैन बी स्टडीड अंडर 3 हेड्स। ये हम 3 हेड्स में डिस्कस करेंगे। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में जो इम्पैक्ट होता है वो 3 हेड्स में होता है, नेमली एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल। ये 3 हेड्स में होगा। पहले एग्जीक्यूटिव डिस्कस करते हैं। नेशनल इमरजेंसी के दौरान एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है सेंटर की वो स्टेट तक पूरी एक्सटेंड हो जाती है, डायरेक्टिंग एनी स्टेट रिगार्डिंग द मैनर इन विच इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इज टू बी एक्सरसाइज्ड। तो पूरा गाइडलाइन कौन करेगा, सेंटर करेगा स्टेट को ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। इन नॉर्मल टाइम्स द सेंटर जो है वो कैन गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू स्टेट ओनली ऑन सर्टेन स्पेसिफिक मैटर्स। जो सर्टेन स्पेसिफिक जो मैटर्स है उस मैटर्स पे सेंटर जो है स्पेसिफिक गाइडलाइन देगा स्टेट्स को। एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन जो है वो इसको इशू करेगा, किसको, स्टेट को इशू करेगा। सो हाउएवर ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंटर बिकम्स एंटाइटल्ड, सेंटर पूरा एंटाइटल बनता है टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू अ स्टेट ऑन एनी मैटर, any matter. So state governments are brought under the complete control of the center. स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो अंडर कंप्लीट कंट्रोल के अंदर उसको लाया जाता है स्टेट के, दो दे आर नॉट सस्पेंडेड, अगर वो सस्पेंडेड अगर नहीं भी किए जाते तो, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव को डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो लेजिस्लेटिव जो रिलेशंस है, पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में अगर सपोज 62 सब्जेक्ट्स है, इन सारे सब्जेक्ट पे कौन कानून बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। व्हाई, बिकॉज स्टेट तो पूरा अंडर कंट्रोल सेंटर की है ना इमरजेंसी के टाइम पे। सो ऑल्दो लेजिस्लेटिव पावर जो स्टेट की
सस्पेंड नहीं होती है तभी उसमें कौन कानून बनाएगा? पार्लियामेंट ही बनाएगा। इमरजेंसी के टाइम पे जो विधानसभा होती है राज्यों की, उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर होती है, कानून बनाने की पावर, वो सस्पेंड नहीं होती है, लेकिन वो कानून नहीं बना सकती, पार्लियामेंट ही बनाएगी उस टाइम पे, ठीक है। सो इसीलिए नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है लेजिस्लेटिव पावर्स का बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो सस्पेंड किया जाता है, ठीक है। दो स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट सस्पेंडेड, विधानसभा सस्पेंड नहीं होती है, लेकिन उनका जो नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन है कानून बनाने की जो पावर को लेके, वो मात्र सस्पेंड किया जाता है। तो ये यहाँ पे भी एक लाइन याद रखना, अगर आपको एग्जाम में पूछा गया विधानसभा सस्पेंड की जाती है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, नो, इट इज रॉन्ग। विधानसभा नहीं सस्पेंड होती, उनके जो लेजिस्लेटिव जो पावर है सेंटर और स्टेट के बीच में, वो सस्पेंड की जाती है खाली। सो लॉज जो बनाती है पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट पे जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, वो इनऑपरेटिव बन जाएगी 6 महीने तक, आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज्ड टू बी ऑपरेट। इमरजेंसी एक बार खत्म हो गई, तब जो पार्लियामेंट के जो लॉ रहेंगे स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर, वो भी खत्म हो जाएंगे। सो नोटेबली व्हाइल प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस ऑन द स्टेट सब्जेक्ट्स आल्सो इफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, नेशनल इमरजेंसी अगर लागू की गई है, अगर उस टाइम पे अगर कानून बनाना है, कानून बनाने के लिए तो कोई भी वहां पे तो पार्लियामेंट नहीं ना सेशन में, तो फिर अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस को इशू करेगा। ऑर्डिनेंस को इशू करता है 123 अंडर आर्टिकल के अंडर में। दिस इज टू कीप इन माइंड। सो फर्दर पार्लियामेंट कैन कॉन्फर पावर्स एंड इम्पोज ड्यूटीज। पार्लियामेंट जो है वो ड्यूटीज और उसको सबको कॉन्फर करेगा, सेंटर और ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड अथॉरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स आउटसाइड द यूनियन लिस्ट in order to carry out the laws made by it under its extended jurisdiction as a result of the proclamation of national emergency. So very, very important. तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 का, इसने ये बताया था, इन्होंने ये प्रोवाइड किया कि टू कॉन्सिक्वेंसेज मेंशन अबव एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्सटेंड्स नॉट ओनली टू स्टेट वेयर द इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन बट आल्सो टू एनी अदर स्टेट। किसी भी राज्य में वो एक्सटेंड कर सकते हैं। लास्ट है फाइनेंशियल। जब नेशनल इमरजेंसी लागू की जाती है, तब प्रेसिडेंट जो है वो मॉडिफाई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन, जो रेवेन्यूज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, संविधानिक जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल का, उसको राष्ट्रपति मॉडिफाई कर सकता है। इसका मीनिंग ये होता है कि प्रेसिडेंट कैन आइदर रिड्यूस और कैंसल द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंसेस फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट एक तो फाइनेंस जो है उसको ट्रांसफर करेगा, जो यानी कि जो ट्रांसफर किए जाते हैं फाइनेंसेस सेंटर से लेके स्टेट तक, उसको कम कर देगा, यानी कि फाइनेंसेस कम किए जाएंगे, आप उसको कम कर देगा उसका लेवल। सो ऐसे जो मॉडिफिकेशन होते हैं वो टिल एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिस ईयर में नेशनल इमरजेंसी लागू की जाती है, उस ईयर तक वो फाइनेंशियल जो ईयर होता है उस तक उसको सीज कर देगा, यानी कि वो मॉडिफाई कर देगा उसको, तब तो फाइनेंसेस को कम कर देगा। So also every such order of the president has to be laid before both houses of parliament. हर एक ऑर्डर प्रेसिडेंट का पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने ही रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की है आज की क्लास में। तो आगे का जो है इफेक्ट ऑफ दी लोकसभा और स्टेट असेंबली का लाइफ पे जो इफेक्ट होगा ड्यूरेशन पे, वो हम कल के क्लास में या परसों के क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सो सबको गुड नाइट। आई होप कुछ भी आपके क्वेश्चन होंगे तो नेक्स्ट क्लास में उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं स्टॉप करता हूँ आज का क्लास। कर दूं स्टॉप या कुछ पूछना है? प्रियंका, श्रुति, कल्पेश, एनी क्वेश्चन? डायना? नो सर। नो सर, ऑल गुड। नो सर, नो सर। ओके, चलो सबको गुड नाइट, चलो बाय बाय। गुड नाइट सर। थैंक यू सर।